Hello and Namaskar aspirants. Welcome to this current affairs channel named Current Affairs Decoder. My name is युवराज सिंह शेखावत. I am your current affairs decoder. And आज का जो टॉपिक हम डिकोड करेंगे वो है एमपॉक्स. अभी एमपॉक्स काफ़ी न्यूज़ में है और काफ़ी यूट्यूब चैनल्स उसके डेवलपमेंट्स को रिकॉर्ड भी कर रहे हैं. बट इस चैनल में हम जानेंगे कि WHO ने एमपॉक्स को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न क्यों डिक्लेयर किया, एमपॉक्स क्या है, उसका रीज़न क्या है, एमपॉक्स क्या डिफरेंट है मंकी पॉक्स से, या फिर WHO का कोई इसके पीछे एक स्पेसिफिक रीज़न है कि उन्होंने मंकी पॉक्स का नाम एमपॉक्स रखा है, क्या इसकी सीवियरिटी है, किस तरीके से हमारी अथॉरिटीज़ इसको हैंडल कर रही है, क्या इंडिया भी रिस्क पे है जैसे वो कोविड में था, क्या लॉकडाउन दोबारा लग सकता है. इन सारे सवालों को जानेंगे और एट द एंड हम एक और चीज़ जानेंगे कि लास्ट में हम इसका एक साइंस एंड टेक पर्सपेक्टिव से एनालाइज करेंगे, क्योंकि अभी तक सिर्फ डेवलपमेंट के बेसिस पे एनालाइज हो रहा है ये टॉपिक. हम एट द एंड एक स्लाइड है जिसमें हम एमपॉक्स को साइंस एंड टेक के पर्सपेक्टिव से एनालाइज करेंगे कि वायरस है तो वायरस क्या है और किस तरीके से इसके वेरिएंट्स हैं, कौन सा वेरिएंट की वजह से अभी ये रिस्पॉन्सिबल है, और वहाँ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एक या दो क्वेश्चन अपने एग्जामिनेशन में. तो अभी रिसेंटली एमपॉक्स बहुत न्यूज़ में है और उसका रीज़न ये है कि WHO ने एमपॉक्स को डिक्लेयर किया है पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न. तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एमपॉक्स को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न क्यों डिक्लेयर किया गया है. तो ऑर्गेनाइजेशन आप समझ चुके हैं कि कोई भी ऐसी इमरजेंसी जो कि इंप्लीकेशन ला रही हो पब्लिक हेल्थ पे, तो वो ऑर्गेनाइजेशन कौन होगी जो डिक्लेयर करेगी उस इमरजेंसी को एज ए इंटरनेशनल कंसर्न, वो होगी WHO. So that could be a probable question in your exam. अब बात करेंगे कभी भी किसी पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी को या कोई ऐसी सिचुएशन को कब हम डिक्लेयर करते हैं एज अ इंटरनेशनल कंसर्न. तो उसके कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, स्पेशली जनरल क्राइटेरियाज ही हैं, कोई स्पेसिफिक क्राइटेरियाज नहीं है. तो सबसे पहले हम जानेंगे, सो दिस इज पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न. पहले एमपॉक्स, जिसे हम मंकी पॉक्स भी कहते हैं, वो पर्टिकुलर कन्फाइन था कुछ एक रीजन्स पे, जैसे कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो तक. बट अभी रिसेंटली क्या हुआ है, यहां से ये स्प्रेड होने लगा आसपास की कंट्रीज में, जैसे बुरुंदी में, रवांडा में, और अभी रिसेंटली केसेस स्वीडन और पाकिस्तान में भी देखे गए हैं. और इसी वजह से जब WHO ने देखा कि कोई ऐसी सिचुएशन अराइज हो रही है जो कि सडन है, अनयूजुअल है, अनएक्सपेक्टेड है, जिससे कि एक पर्टिकुलर रीजन से वो दूसरे रीजन्स को भी अफेक्ट कर सकती है और पब्लिक हेल्थ इंप्लीकेशंस क्रिएट कर सकती है, तो WHO ने इसे पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न डिक्लेयर किया. अब बात यह आती है कि हमारे लिए ये इतनी ग्रेव सिचुएशन क्यों क्रिएट कर रही है, या फिर ये आगे जाके ये सिचुएशन क्या पैंडेमिक का रोल ले सकती है, या फिर कोविड की तरह हमें इफेक्ट कर सकती है जैसे कोविड ने किया, क्या हम एक नया लॉकडाउन देख सकते हैं. ये सारी सिचुएशन पे भी हम एनालाइज करेंगे. बट मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि अभी मोर देन 16,000 से ज़्यादा केस रिपोर्ट किए गए हैं और 500 से ज़्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है इस एमपॉक्स की वजह से. ये एक और रीज़न है कि WHO ने इसे डिक्लेयर किया है एज अ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी. अब हम जानेंगे कि जिसको मैं एमपॉक्स को, जिसको मैं मंकी पॉक्स कह रहा हूं, उससे WHO ने एमपॉक्स क्यों बोला, इसका बैकग्राउंड क्या है, मंकी पॉक्स है क्या, होता कैसे है, हम कैसे इस चीज से अवेयर हो सकते हैं, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे. तो अगली जो स्लाइड है उसमें हम मैपिंग देखेंगे कि कैसे एमपॉक्स इवॉल्व हुआ. अब जैसे आप देख सकते हो कि एमपॉक्स इवॉल्व हुआ है फ्रॉम 1 जनवरी 2022 से 30 जनवरी 2024. तो क्या ये 2022 से पहले नहीं था? ऐसा नहीं है, बहुत पहले था. हम जब एमपॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे उसके बैकग्राउंड में हम ये जानेंगे कि ये डिजीज आई कहां से, इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ और कैसे कैसे ये इवॉल्व हुई. ये एक जस्ट एक मैप है जहां पे आपको सीवियरिटी दिख रही है, जहां पे आपको ये डार्क ब्लू कलर दिख रहा है, यहां पे 10,000 प्लस केसेस से भी ज्यादा रिपोर्ट किए गए. और ऐसे ही अगर आपको जो डिफरेंट जैसे अगर ये थोड़ा सा स्काई ब्लू कलर है तो इससे कम सीवियरिटी है. ऐसे ही आपको बॉक्सेस में जहां पे आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से ये सीवियरिटी नजर आ रही है. बट आपको ये दिमाग में रखना है कि जो डार्क ब्लू है दैट इज मोस्ट सीवियर और उससे लेस सीवियर है स्काई ब्लू कलर. अब हम आगे बढ़ते हैं जब जानते हैं कि एमपॉक्स क्या है.
अब पहले हम डिस्कस करेंगे कि एमपॉक्स का बैकग्राउंड, कि एमपॉक्स का बैकग्राउंड क्या है। फिर हम बात करेंगे एमपॉक्स है क्या, इसे हम सेल्फ लिमिटिंग डिजीज क्यों बोल रहे हैं, क्या ऐसा फीचर है जो इसको सेल्फ लिमिट कर रहा है और हम इसको ये नाम दे रहे हैं। एंड देन हम बोल रहे हैं सिनोनिम फॉर मंकी पॉक्स, तो क्यों हम मंकी पॉक्स से इसे कंपेयर कर रहे हैं, या फिर क्या एमपॉक्स मंकी पॉक्स ही है। ये सारी चीजों पे हम डिस्कशन करेंगे। तो पहला बैकग्राउंड ये है कि 1958 में जब मंकी को शिप किया जा रहा था सिंगापुर से डेनमार्क में, तो जो डेनमार्क में एक लेबोरेटरी थी कोपेनहेगन में, वहां से ये मंकीज में ट्रांसमिट हुआ और मंकीज में ये पहले वायरस डिटेक्ट हुआ। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं मंकी पॉक्स। चलो ठीक है, 1958 की तो बात कर ली। आगे क्या हुआ, आगे ये हुआ 1970s में पहली बार भी ये ह्यूमन में डिटेक्ट हुआ, और वो कहां हुआ, वो हुआ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में, डीआरसी के अंदर। ठीक है, अब डीआरसी कहां है, डीआरसी है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। तो पहला केस 1970s में आया, फिर डीआरसीज में कभी कभी केसेस आते रहे हर साल। 2003 में ये यूएसए में भी इमर्ज हुआ, और उसके बाद में 2017 से, या फिर आप ये बोल लीजिए लास्ट डिकेड से, ये डीआरसी में कंसिस्टेंटली इसके केसेस रिपोर्ट किए जा रहे हैं, और वो भी ह्यूज नंबर्स में। और फिर उसके बाद में 2017 में नाइजीरिया में भी केसेस आए। बट इस बार इसके केसेस रिपीटेडली सिर्फ डीआरसी तक लिमिटेड नहीं है, काफी और नेशंस में भी स्प्रेड हो रहा है। जैसे कि मैंने बताया आपको कि स्वीडन में भी हो रहा है, पाकिस्तान में भी हो रहा है, और इंडिया में भी हुआ था, लेकिन अभी कोई केस रिपोर्ट नहीं किए गए हैं। एट प्रेजेंट कोई नहीं है, एज ऑफ नाउ कुछ नहीं है, बट 2022 में भी इंडिया में कुछ केसेस रिपोर्ट किए गए थे। इसलिए हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, और हमारे लिए नहीं, इंडिया नेशन के लिए नहीं, पूरे ग्लोबल लेवल पे बन जाता है। दैट्स व्हाई WHO ने इसे ग्लोबल इमरजेंसी डिक्लेयर किया है। अब हम बात करते हैं वायरल इलनेस की। तो आपने बता दिया एमपॉक्स क्या है, एमपॉक्स स्टैंड्स फॉर व्हाट, एमपॉक्स का क्या बैकग्राउंड है, बट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये स्प्रेड कैसे होता है। तो ये एक वायरल इलनेस है। वायरल इलनेस मींस ये एक वायरस से कॉज्ड हो रहा है, और उस वायरस का नाम क्या है, उस वायरस का नाम है मंकी पॉक्स वायरस, पॉक्स वायरस। अब आपको थोड़ा सा याद रहे, दिमाग में रहे, उसके लिए मैं बताता हूं। पॉक्स से आपको कुछ चीज समझ में आ रही होगी, कुछ काफी ऐसी डिजीज हैं जो सिमिलर है जिसमें पॉक्स आता है, दैट इज स्मॉल पॉक्स। अब स्मॉल पॉक्स तो कंप्लीटली इरेडिकेट हो चुका है हमारे पूरे ग्लोबल लेवल पे, बट जो स्मॉल पॉक्स की फैमिली का वायरस है, वही सेम वायरस रिस्पॉन्सिबल है मंकी पॉक्स के लिए। ठीक है, आपको ये चीज दिमाग में रखनी है। अब मैंने आपको बता दिया कि एक वायरल इलनेस है और किस वायरस से फैलती है और कौन सी फैमिली है। अब इसे हम सेल्फ लिमिटिंग डिजीज क्यों बोल रहे हैं। सेल्फ लिमिट का मतलब ये डिजीज इतनी डेडली नहीं है, ये डिजीज आपको इफेक्ट करेगी आप अगर इससे एक्सपोज होते हो तो, और धीरे 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 अपने ही खुद ब खुद ये खत्म हो जाएगी। बट कुछ लोगों में ये डेडली हो सकती है, जैसे कि आपके हो गए न्यू बॉर्न बेबी, जैसे कि आपकी हो गई प्रेग्नेंट वुमेन। ठीक है, और कौन हो सकता है, उसके अलावा जिनका इम्यून सिस्टम वीक है, जिनका इम्यून सिस्टम वीक है, तो ये बहुत वल्नरेबल होते हैं और इनके लिए ये बहुत डेडली हो जाता है। बट रिसेंटली इसका एक वेरिएंट है, इसके बारे में जो इसका साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल एनालिसिस है वो हम इस वीडियो के एंड में करेंगे, जिससे कि आपको कॉम्प्रहेंसिवली आप एनालाइज कर पाएं कि मैं किस तरफ से साइंस एंड टेक के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूं। तो इसका एक वायरस है अभी क्लेड, इसका वेरिएंट है क्लेड 1b। अब इसमें क्या हो रहा है, जो आपको रिपोर्टिंग मिल रही है केसेस की, धीरे धीरे नंबर बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि क्लेड 1b वायरस जो है वो सेक्सुअली ट्रांसमिट हो रहा है, सेक्सुअली ट्रांसमिट हो रहा है। And that is the main reason behind the surging of the cases. That's why there is an increase in cases around the globe, right? अब WHO ने बोला कि हम एक टर्म प्रिफर करते हैं, that is mpox, right? और ये सिनोनिम होगा, सिनोनिम मतलब पर्यायवाची शब्द, मतलब हम मंकी पॉक्स की जगह mpox यूज करेंगे। तो इसके पीछे क्या रीजन है कि हम mpox यूज कर रहे हैं?
कुछ ना कुछ तो WHO ने सोचा होगा, तभी उसको एमपॉक्स बोला होगा। एक मिनट मैं रब कर लेता हूं। इसके पीछे जो रीजन है वो ये है कि WHO ने 2015 में अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस को लॉन्च किया। बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर व्हाट? नेमिंग अ डिजीज। ठीक है, नेमिंग अ डिजीज। अब आप बोलेंगे ये बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, मतलब किसी डिजीज को नाम करने के लिए कौन सी बेस्ट प्रैक्टिसेस की हमें रिक्वायरमेंट होती है? तो बेस्ट प्रैक्टिसेस को नेम करने के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए होता है कि पहले जब भी हम डिसीजेस का नाम लिखते थे तो कहीं ना कहीं वो नेगेटिवली कभी ट्रेड को, कभी टूरिज्म को, कभी किसी रीजन को अफेक्ट करता था। और हमारा WHO का मकसद ये था कि हम डिजीज का नाम इस तरीके से रखें कि किसी भी रीजन को, जैसे कोई एथनिक ग्रुप हो, कोई रीजनल ग्रुप हो, कोई रीजन हो, कोई नेशन हो, उसको ऑफेंड ना करे। अब आप बोलेंगे मंकी पॉक्स में ऐसा क्या है? मंकी पॉक्स में है मंकीज, राइट? मंकीज क्या है? एक एनिमल है। अगर लोगों के अंदर ये डर बैठ जाएगा कि मंकीज से ये जो डिजीज है हमारे हो रही है, बिकॉज बहुत सारा स्टिग्मा होता है सोसाइटी में, बहुत सारे र्यूमर्स फैलते हैं सोसाइटी में और कुछ भी एक्सेप्ट कर लिया जाता है, तो फिर क्या होगा? जो मंकी की पॉपुलेशन है उसको अफेक्ट हो सकता है, वो कहीं ना कहीं जो हमारा एनवायरमेंट और इकोलॉजिकल बैलेंस है उसको इफेक्ट कर सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि हम इसका नाम चेंज करें। और इसी वजह से WHO ने बोला कि हम 1 साल के अंदर इसको फेज आउट कर देंगे, और इसीलिए हमने एमपॉक्स नाम। अब आप बोलेंगे फेज आउट क्यों कर देंगे 1 साल के बाद में? 1 साल में क्या हो जाएगा? जिससे कि लोगों में कोई कंफ्यूजन ना रहे कि यार एमपॉक्स क्या मंकी पॉक्स ही है या दोनों अलग अलग डिजीजेस हैं। तो 1 साल तक जब लोग फैमिलियर हो जाएंगे, लोगों को इस बारे में पता चल जाएगा, तो WHO इसको फेज आउट कर देगा। अब इसके सिम्टम्स क्या हैं? अब इसके सिम्टम्स वेरी करते हैं, मतलब कहीं पे ये बहुत लेस सीवियर हैं, कहीं पे बहुत ज़्यादा सीवियर हैं। और मैंने आपको बोला कि कौन कौन से लोग इससे ज़्यादा ससेप्टेबल हैं या फिर ज़्यादा वल्नरेबल हैं, जैसे कि प्रेग्नेंट वुमेन हो गए जिनका इम्यून सिस्टम वीक है, या फिर जो न्यूबॉर्न बेबीज़ हैं। तो आपको फीवर देखने को मिल सकता है, आपको मसल एक हो सकते हैं, ठीक है, आपको हेडेक हो सकता है, फिर आपकी एनर्जी कम हो सकती है, आपके ब्लिस्टर्स हो जाएंगे, मसल लीजियंस हो जाएंगे, मतलब घाव हो जाएंगे, ठीक है, बॉडीज पे आपके बहुत सारे घाव हो जाएंगे, तो वो भी एक सिम्टम है। तो ये सारे सिम्टम्स हमने डिस्कस किए। अब ये ट्रांसमिट कैसे होता है, ठीक है, ये ट्रांसमिशन इसका कैसे हो रहा है? अब मैंने आपको बोला कि ट्रांसमिशन इसका हो रहा है मदर टू बेबी भी। अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, मैंने आपको पहले भी बोला कि प्रेग्नेंट वुमेन जो है वो ज्यादा ससेप्टेबल है, ज्यादा वनरेबल है। क्यों? क्योंकि न्यूबॉर्न बेबी को भी ये इफेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो आप प्रेगनेंसी में देख सकते हो नियोनेटल इन्फेक्शन, मतलब जब बच्चा जो है 28 हफ्ते से पहले का है, तो जब उतना कितना इफेक्ट करता है। फिर ट्रांसमिशन एनिमल टू ह्यूमन, एनिमल टू ह्यूमन को हम क्या बोलते हैं? जूनोटिक डिजीजेस बोलते हैं। अगर कोई भी डिजीज एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसमिट हो रही है तो हम उसे एक जूनोटिक डिजीज कहेंगे। तो होप आपको जूनोटिक डिजीज भी क्लियर हो चुका होगा। तो क्या ये सिर्फ प्रेग्नेंट वुमेन से बेबी में जा रहा है, एनिमल से ह्यूमन में जा रहा है? ह्यूमन से ह्यूमन में भी ट्रांसफर होता है क्या? हाँ, ह्यूमन से ह्यूमन में भी ट्रांसफर होता है। जैसे कि अगर रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स का ट्रांसफर हो जाए, या फिर आपको कुछ जो स्किन पे घाव होते हैं उनसे कोई जो इन्फेक्टेड पर्सन नहीं है, वो इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आ जाए, तब हो सकता है। अगेन मैंने बोला सेक्सुअली ट्रांसमिशन हो जाए तो भी हो सकता है। और रिसेंटली जो सर्ज हो रहा है केसेस में, वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड एक वेरिएंट है क्लेड 1B, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, उसकी वजह से हो रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं वैक्सीन का स्टेटस। तो WHO ने रिकमेंड किया है कि आप इन वैक्सीन्स को आप रिकमेंड कर सकते हैं अगर कोई इंडिविजुअल बहुत ज्यादा इस सिचुएशन में है, इट कैन लीड टू हिज और हर डेथ। तो WHO ने ये रिकमेंड किया है। अभी मास वैक्सीनेशन हम नहीं कर सकते हैं बिकॉज हमने इतने इफेक्टिव ट्रायल्स नहीं किए, बट इन ग्रेव सिचुएशन वी कैन। तो एक है आपका जीनियोस, जिसे हम इन्वाम्यून और इन्वामैक्स भी कहते हैं, जो कि डेनमार्क की बैवेरियन नॉर्डिक ने डेवलप की है, और एक ACAM है जो कि एक US की फर्म ने डेवलप की है। दैट इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, बट मैं आपको बता रहा हूं कि वैक्सीन स्टेटस क्या है अभी। फिर जब हम बात करते हैं कि क्या इंडिया इसके रिस्क पे है, तो जैसे मैंने आपको बोला कि अभी इसका फर्स्ट केस रिपोर्ट हुआ है आउटसाइड अफ्रीका, ठीक है। पहले क्या था कि इट वाज एंडेमिक टू द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, मेनली टू DRC एंड टू ऑल द नेबरिंग कंट्रीज अराउंड इट। बट जब अफ्रीका से ये स्वीडन में गया, अभी रिसेंटली ये पाकिस्तान में गया,
तो ऑब्वियस सी बात है जब दूसरे नेशन में स्प्रेड कर रहा है तो ये इंडिया में भी स्प्रेड कर सकता है, और इसलिए हमको बहुत ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोविड वाले सिचुएशन हो गए तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, चाहे से वो हेल्थ का लॉस हो, इकोनॉमिकली हमें बहुत लॉस हुआ, ट्रेड बंद हो गई और वर्क फ्रॉम होम चला जिसकी वजह से जो प्रोडक्टिविटी थी वो डिक्लाइन हो गई, काफ़ी ऐसी चीज़ें हुई, साइकोलॉजिकली डिसऑर्डर्स हमें देखने को मिले और बच्चों का जो लर्निंग पोटेंशियल था वो मिनिमाइज हो गया। तो ये सारी चीज़ें भी हमें एक ब्रॉडर लेवल पे देखने को मिल सकती हैं अगर ये एक अनदर पेंडेमिक बनता है तो। अब इंडिया रिस्क पे क्यों है, दूसरा रीज़न ये है कि 2022 में केरला में भी जो लोग थे जो इससे इन्फेक्टेड थे उनकी भी रिपोर्टिंग हुई। उनकी रिपोर्टिंग कैसे हुई? क्योंकि उनका एक इंटरनेशनल ट्रैवल का हिस्ट्री था। बट क्या सिर्फ जो लोग इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे थे वही रिपोर्ट हुए इंडिया में? नहीं, दिल्ली में भी ऐसे केसेस हुए जिनका कोई इंटरनेशनल रिकॉर्ड नहीं था ट्रैवल का, तो वो भी हुए। वो कैसे हुए? कि कोई इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आया होगा तभी तो हुआ। इसलिए हमें सतर्क रहने की बहुत जरूरत है। अब वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? वे फॉरवर्ड यह है कि इंडिविजुअल से बनता है होम, फैमिली से बनती है सोसाइटी से बनता है एक रीजन से बनता है एक नेशन। तो हर एक इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको पता हो कि एमपॉक्स क्या है, एमपॉक्स फैलता कैसे है, एमपॉक्स के सिम्टम्स क्या हैं। अगर उसके फैमिली मेंबर्स में ऐसे कुछ लोग हों जिनमें वो सिम्टम्स देखता है तो इमीडिएटली वो डॉक्टर के पास जाए, इमीडिएटली मेडिकल एडवाइस सीख करे, अपने आप को आइसोलेट करे। दैट इज जब आपको डिजीज हो चुकी है। बट उससे पहले आप प्रिवेंट करो अपने आप को, आप मास्क लगा के रखो, अपने हैंड्स रेगुलरली वॉश करो, ठीक है? जैसे हमने सैनिटाइजर्स का यूज किया था उस टाइम पे, कोविड के टाइम पे, तो इस टाइम पे भी आप यूज करो। आप अवेयर रहो, अपने आसपास के लोगों को अवेयर करो। दैट इज एन इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इंडिया क्या कर रहा है? इंडिया अभी से प्रिपेयर कर रहा है अपने प्लान। उन्होंने हेल्थ यूनिट्स को अवेयर कर दिया है हर एक आपके एयरपोर्ट पे और सी पोर्ट्स पे। अब आप पूछोगे एयरपोर्ट्स और सी पोर्ट्स पे क्यों? क्योंकि कोविड के टाइम पे भी ये देखा गया था कि फर्स्ट जो केसेस आ रहे थे वहां कहीं ना कहीं एक कॉमन फैक्टर था कि किसी ना किसी इंडिविजुअल की जो कोविड इन्फेक्टेड था वो उसकी कोई इंटरनेशनल ट्रैवल हिस्ट्री थी। वो आता था, उसके बाद में जो इंडिया में लोग डोमेस्टिक लेवल पर लोग रह रहे थे उनसे कॉन्टेक्ट में आता था और वैसे स्प्रेड होता था। तो ये बहुत अच्छा कदम लिया है इंडियन हेल्थ अथॉरिटीज ने। और साथ साथ में कुछ ऐसी लेबोरेटरीज को भी सेटअप किया गया है जो कि डिटेक्ट करेगी, आइसोलेट करेगी ऐसे पोटेंशियल केसेस को, जिससे कि ये चीज स्प्रेड हो सकती है और जिससे कि इसको लिमिट किया जाए, कर्व किया जाए और कोविड जैसी सिचुएशन ना क्रिएट हो। और तीसरा, डब्ल्यूएचओ क्या कर रहा है? डब्ल्यूएचओ ने पहली चीज क्या की? जैसे ही डब्ल्यूएचओ के संज्ञान में आया तो उन्होंने इसको पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर किया। सेकंड, डब्ल्यूएचओ चाहता है कि इंटरनेशनल लेवल पे बाकी नेशंस कोऑर्डिनेट करें, वैक्सीन्स का डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से हो, जो भी नेशंस को रिक्वायरमेंट है वो उनके पड़ोसी नेशंस या फिर ऐसे नेशंस जो केपेबल हैं वो सपोर्ट करें। उसके लिए डब्ल्यूएचओ परसुएड और कन्विंस कर रहा है। तो ये सारे स्टेप्स हम ले सकते हैं। तो इस पूरे हमने डिस्कशन में जाना एमपॉक्स क्यों इतना न्यूज में है, क्यों डब्ल्यूएचओ ने इसे डिक्लेयर किया, क्या होता है एमपॉक्स, क्यों हमने मंकी पॉक्स से इसे एमपॉक्स नाम रखा, फिर उसके बाद में इसके सिम्टम्स क्या हैं, क्या इसकी सीवियरिटी है, कैसे ये ट्रांसमिट होता है, और साथ साथ में क्या इसका वे फॉरवर्ड हो सकता है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका एक एस्पेक्ट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, जिस पे हम डिस्कशन करेंगे। अब बहुत ही ब्रीफ डिस्कशन होगा जिसमें आपको मैं अच्छे से बताऊंगा कि किस तरीके से आप इसको साइंस एंड टेक से रिलेट कर सकते हैं और अपने एग्जाम में, जैसे वो यूपीएससी हो, एसएससी हो या बाकी कोई एग्जाम हो, उसमें आप इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। तो दैट इज विद रिस्पेक्ट टू एसएनटी, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो जब मैं बोलता हूं कि इट इज अ वायरल डिजीज, मींस इट इज स्प्रेड बाय वायरस। तो वायरस क्या है? वायरस एक माइक्रोस्कोपिक, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, मतलब इसको आप माइक्रोस्कोप के अंडर ही देख सकते हो, ठीक है। अब ये क्या हो सकता है? मतलब इसको एक होस्ट चाहिए, अपने आप को अगर रिप्रोड्यूस करना है या स्प्रेड करना है तो उसको होस्ट चाहिए। विदाउट होस्ट ये इनएक्टिव रहता है, विदाउट होस्ट इट इज इनएक्टिव, ठीक है। होस्ट में आपका एनिमल्स भी हो सकता है। अब मान लीजिए एनिमल्स में वायरस चले गया, तो एनिमल से ह्यूमन में अगर गया, तो मैंने इसके लिए क्या बोला था? अगर कोई भी डिजीज एनिमल से ह्यूमन में जा रही है तो क्या हो रहा है? हमने उस डिजीज को क्या नाम दिया था, वो बता सकता है? दैट इज जूनोटिक डिजीज, जूनोटिक डिजीज, होप यू रिमेंबर। ये एनिमल से प्लांट्स में भी जा सकता है, ये ह्यूमंस में भी जा सकता है और वहां से आगे जाके ट्रांसमिट हो सकता है,
सो दैट इज विद रिस्पेक्ट टू वायरस। अब जो एमपॉक्स वायरस है, एमपॉक्स वायरस के भी कुछ वेरिएशंस हैं, ठीक है, एमपॉक्स वायरस के भी कुछ वेरिएशंस हैं। अब उन्हीं वेरिएशंस को, जो एमपॉक्स के जो वेरिएशंस हैं, उन्हें हम कह रहे हैं, ये है एमपॉक्स, और इसके कुछ वेरिएशंस हैं, दैट इज क्लेड 1 एंड क्लेड 2। जो कॉन्गो बेसिन में था, जो कॉन्गो बेसिन में जो वायरस, इस एमपॉक्स वायरस का वेरिएंट पाया गया, उसे हमने क्लेड 1 कहा। अगेन WHO ने क्या कहा था, किसी पर्टिकुलर रीजन को आपको ऑफेंड नहीं करना है, इसलिए हमने उसको क्लेड 1 नाम दिया। और जो वेस्ट अफ्रीकन में था, ठीक है, यहां पे ईस्ट अफ्रीकन टाइप जो रीजन था जिसमें कॉन्गो बेसिन था, और ये वेस्ट अफ्रीकन जो रीजन था, उसको क्लेड 2 नाम दिया गया। अब आप पूछोगे क्लेड क्या है? क्लेड एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। क्लेड क्या है? क्लेड ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जिनका जो एंसेस्टर है वो सेम है और डिसेंडेंट्स सारे अलग अलग हैं, इसलिए हमें क्लेड 1, क्लेड 2 ये वेरिएशन देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये सारे उसके डिसेंडेंट्स हैं। सो दिस इज क्लेड 1, क्लेड 2। मैंने बता दिया कि फॉर्मर कॉन्गो बेसिन में जो वायरस था एमपॉक्स का वेरिएंट, उसे क्लेड 1 कहा और क्लेड 2 कहा। अभी क्लेड 1 ज्यादा डेडली है क्योंकि ये जूनोटिक डिजीज है, जूनोटिक है, ये एनिमल से ह्यूमंस में भी जाता है। बट अभी एक क्लेड 1 का एक वेरिएंट चल रहा है, सॉरी इधर बताता हूं मैं, क्लेड 1 का एक वेरिएंट चल रहा है, क्लेड 1b, जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिट हो रहा है। और जो सेक्सुअली ट्रांसमिट हो रहा है, इसी वजह से बोला जा रहा है कि अगर आपके मल्टीपल पार्टनर्स हैं उसे अवॉइड कीजिए, आप प्रोटेक्शन यूज कीजिए, आप अवेयर रहिए कि कौन कौन से वेरिएंट किस तरीके से इफेक्ट कर रहे हैं पॉपुलेशन को। तो ये सारा जो है विद रिस्पेक्ट टू साइंस एंड टेक है। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं 2025 के अंदर दैट यूपीएससी इज गोना आस्क कि क्लेड 1 या क्लेड 2 या क्लेड 1b, क्लेड 2b, दे वर इन न्यूज, दे आर रिलेटेड विद व्हाट? सो दे आर वेरिएंट्स ऑफ एमपॉक्स वायरस। सो रिमेंबर दिस। सो होप आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग बड़ी होगी और आपको पता चला होगा कि क्यों WHO इस डिजीज को, एमपॉक्स वायरस को एज ए पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न डिक्लेयर किया है। एंड आप स्वस्थ रहिए और जो भी गाइडलाइंस है उनको फॉलो कीजिए और जितना लोगों को अवेयर कर सकते हैं उतना अवेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी।